हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज हम अपने आईआर एंड डिफेंस के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। राइट, चलते हैं फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक क्या है दैट इज रिगार्डिंग सहायक एनजी। देखो, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड अगर इन पे क्वेश्चन बनता भी है ना तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि सहायक एनजी न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, ये किससे रिलेटेड है। तो आप क्या बताओगे कि ये है एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, यानी कि इस टाइप का कंटेनर है जिसको कि आप हवा से फेंक सकते हो। ठीक है ना, आप ऊपर से फेंकोगे, वो नीचे जब पानी में जाके गिरेगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो खराब हो जाएगा। तो यानी कि कंटेनर के अंदर आप कुछ भी चीज़ डाल के चले जाओ, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप डालोगे तो वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी। तो यानी कि आप जो चीज़ डाल रहे हो उसको अगर सेफली आपने पानी के अंदर डालना है तो आप इस तरीके से यूजिंग सहायक एनजी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ये कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें ना जीपीएस है। अब जीपीएस होने से क्या होगा, जीपीएस होने से आप इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे फेंक पाओगे। और जो आपको जहां पे आप मान लो आपकी ना यहाँ पे पानी में शिप है, तो यहाँ ऊपर से आपने यहाँ हेलीकॉप्टर से आपको ने सहायक एनजी फेंका, तो अगर मान लो ये पानी में भी गिर गया ना तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कंटेनर वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके अंदर जो सामान है वो शिप वाले ले पाएंगे उसको इजीली। तो ये है सहायक एनजी। बनाया किसने है, वो बनाया है देखो डीआरडीओ की लेबोरेटरीज ने। डीआरडीओ आपको पता ही है, राइट। इतना सारा सामान हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का वो डीआरडीओ की तरफ से ही बनाया जाता है, तो ये भी उनकी लेबोरेटरीज के द्वारा ही बनाया गया है। जरा इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें आपको पता लगेगा कि इसमें एक पैराशूट सिस्टम भी है, यानी कि ये एक ना एडवांस वर्जन हो चुका है। किसका, देखो पहले इसका ना सहायक MK1 करके आता था, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ही था वो भी। अब उसका एक एडवांस वर्जन आ चुका है, साथ ही पैराशूट सिस्टम भी उसके अंदर है। दो लेबोरेटरीज ने मिलकर बनाया है डीआरडीओ की, एंड इसमें जीपीएस भी इंक्लूडेड है। ये देखने में कुछ इस टाइप का दिखता है। और अगर आप देखो तो इस ये जो पर्टिकुलर लोकेशन की फोटो है जहां पे ये जब परफॉर्म किया गया था, इस पर्टिकुलर आप ऑपरेशन को समझ सकते हो। तो इस तरीके का ये कंटेनर हो जाता है देखने में। देखो पहले जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो बहुत छोटा सा दिख रहा था, पर एक्चुअल में काफी बड़ा है। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो नियरली 50 kg तक का वेट इसके अंदर कुछ भी डाल के हम हैवी एयरक्राफ्ट से इसको फेंक सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हम कोस्ट में जो हमारी शिप या नेवी से रिलेटेड जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड अकॉर्डिंगली 2000 किलोमीटर के बाद भी इसको अकॉर्डिंगली जो डिप्लॉय हो रखी हैं शिप्स उनकी सहायता में सहायक एनजी कैन हेल्प। तो यही सारी चीज़ें हैं, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान में रखना है कि सहायक एनजी है क्या, ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। राइट, तो बस इतना समझ लिया। इससे देखो, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये टॉपिक्स जो हैं इस टाइप के वो बस प्रीलिम्स से ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो भी डायरेक्ट फॉर्म में। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड वो क्या है, VLSR SAM। देखो VLSR SAM की तरफ फुल फॉर्म जानते हैं। देखो VL का क्या मीनिंग है, वर्टिकल लॉन्च। तो यानी कि जो भी चीज़ लॉन्च करी जा रही है ना वो वर्टिकल फॉर्म में लॉन्च करी जा रही है। क्या किया जा रहा है लॉन्च, ये देखो SR SAM का अब ना उससे समझ आएगा। SR का मीनिंग है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यानी कि सरफेस से एयर की तरफ कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है जो कि शॉर्ट रेंज है, एंड वर्टिकली वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं आपको इससे दिखाऊं तो मान लो इस तरह से, ठीक है ना, ये वर्टिकल लॉन्च है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये किसके लिए बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है नेवी के लिए। और इसको बनाया किसने है, अगेन डीआरडीओ ने बनाया है नेवी के लिए। और देखो शॉर्ट रेंज जब मीनिंग आ गया ना बीच में, तो यानी कि इसका जो टारगेट है वो अकॉर्डिंगली 40 स्ट्राइक रेंज इसकी 40 किलोमीटर तक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज सी स्किमिंग। ये अलग से अपने आप में ना क्वेश्चन बन सकता है कि सी स्किमिंग क्या होती है। देखो होता क्या है ना, जैसे आजकल कंट्रीज के पास बहुत ही पावरफुल रडार होते हैं, तो रडार क्या करते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को कि अच्छा कोई बाहर से फॉरेन एलिमेंट आ रहा है हमारे अंदर, तो इस चीज को डिटेक्ट किया, एंड अकॉर्डिंगली जो भी उनके पास मेथड है उससे डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर रेडार्स में ना भी कुछ कमियां होती हैं। अगर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी फॉरेन एलिमेंट है वो बहुत ही लो लेवल पे राइज कर रहा है, यानी कि मान लो कि यहाँ पे अगर ऊपर कुछ है, ऊपर कोई एलिमेंट है, तो रेडार उसको आराम से डिटेक्ट कर लेगा। पर मान लो बहुत ही कम हाइट पे निकल के जा रहा है तो रेडार कई बार उसको डिटेक्ट करने में मुश्किल
होती है उनको। तो इस वजह से इस टेक्निक को कि बहुत ही नीचे उड़े, ताकि जो रिडार का जो रिडार उसको डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी रखता है वो पॉसिबिलिटी कम हो जाए, इस चीज को बोला क्या जाता है, सी स्किमिंग। अब जो VLSRS-SAM है ना, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इंश्योर करती है कि जो सी स्किमिंग टारगेट है ना उनको भी हम इजीली टैकल कर पाएं। तो इस वजह से VLSRS-SAM के थ्रू हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। साथ ही साथ डिफरेंट इसके अंदर ऑल वेदर एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि हर पर्टिकुलर टाइप के वेदर में ये काम करने के कैपेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लोकेशंस के लिए अकॉर्डिंगली बनाया जा सकता है कि डिपेंडिंग कि किस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस पर्टिकुलर चीज के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। ये मल्टीपल चीजें जैसे कि आइडेंटिफाई, ट्रैक, एंगेज एंड डिस्ट्रॉय टारगेट को करने में हमारी हेल्प कर सकता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो क्या है, IAC-1 विक्रांत। देखो IAC क्या होता है, ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है ना। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या चीज है, देखो एयरक्राफ्ट कैरियर ना मैं आपको एक इस इमेज के थ्रू बताता हूं। ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके ऊपर ना यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हमें कुछ लॉन्च करना हो ना, यानी कि अगर हम समुद्र से भी कोई प्लेन या किसी चीज को लॉन्च करना हो तो एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू हम उस चीज को लॉन्च कर सकते हैं। अब है क्या एक्चुअल में, देखो इंडिया के पास इस टाइम पे सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पता है कौन सा, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है, ये हमने ना रशिया की मदद से बनाया था, तो आप इसको रशिया ओरिजिन बोल सकते हो कि INS विक्रमादित्य रशिया की तरफ से है। अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है इंडिजीनियसली बनाने की, यानी कि खुद चाहता है कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, एंड उसका नाम क्या हम दे रहे हैं, INS विक्रांत। अब INS विक्रांत ही क्यों नाम दिया, विक्रांत की जगह कुछ और क्यों नाम नहीं दे दिया। देखो आपको पता ही है 1971 की वॉर, राइट। तो 1971 की वॉर में ना विक्रांत नाम के जो हमारा वो था, तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट वॉरशिप था, उसने अकॉर्डिंगली बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था। तो उसी वजह से हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनियसली बना रहे हैं, दैट इज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, राइट। अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है, देखो ये बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, वहां पे थ्रू इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड उसके अंडर आ जाता है। अब इसको बनाना देखो बहुत ही डिफिकल्ट एक प्रोसेस होता है, तो इसी वजह से रीज़न है कि हमें इतने साल लग गए। एंड अकॉर्डिंगली जो हमने पहला बनाया था वो रशिया की हेल्प से बनाया था, क्योंकि इसको बनाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड इसमें अकॉर्डिंगली ना डिफरेंट डिग्रीज की ऑटोमेशन भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो काफ़ी अच्छी 28 नॉट्स की स्पीड है, एंड अकॉर्डिंगली ये एंडोरेंस भी इसकी अकॉर्डिंगली काफ़ी मैनेजेबल है, राइट। तो ये हो गया IAC विक्रांत के बारे में। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। देखो एक स्कीम की बात हो रही है, ठीक है। तो स्कीम कौन लेके आता है, कोई ना कोई मिनिस्ट्री। तो मुझे बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आती होगी। देखो ये सिंपल सी चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना, जब डिफेंस के रिलेटेड बात हो रही है तो कौन लेके आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही तो लेके आएगा। अब स्कीम का पर्पस क्या है, देखो स्कीम का पर्पस ये है कि हम चाहते हैं क्या, कि इंडिया में जो डिफेंस के ना इक्विपमेंट्स हो गए या फिर जो भी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बने। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए रिक्वायर्ड, चाहे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया या जो भी डिफेंस के रिलेटेड हो, वो इंडिया में हम और बढ़ाते जाएं। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अकॉर्डिंगली ग्रांट्स, प्रोजेक्ट्स, सारा कुछ मिल रहा है, ताकि इंडिया भी इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ पाए। तो ज़रा और इस स्कीम को ना एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो फोकस क्या है कि डोमेस्टिक डिफेंस को बढ़ाना एंड साथ ही साथ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना। एंड अकॉर्डिंगली 2020 में ये स्कीम उसी पर्पस के लिए लाई गई थी, ताकि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हम ला पाएं। देखो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ना दो वर्ड्स होते हैं। अब ग्रीन फील्ड का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि जहां पर ऑलरेडी कुछ नहीं बना हुआ, बिल्कुल स्क्रैच से उस चीज को स्टार्ट करना, कुछ नया बनाना, दैट इज नोन एज ग्रीन फील्ड। ऑन दी अदर हैंड ब्राउन फील्ड क्या होता है, देखो ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, उसी में ही हम अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करके अगर हम उस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्राउन फील्ड। तो यहाँ पे जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, यहाँ बात हो रही है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की, ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाने की, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में हेल्प हो पाए। एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर स्कीम की ड्यूरेशन होने वाली है 5 साल, जहाँ पे 400 करोड़ के नियरली इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्लान है।
राइट। स्पेशल पर्पस व्हीकल एज वेल एज गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंगली फंड भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो ये भी देखो उसी टाइप का एक मान सकते हो प्रोजेक्ट कि स्टार्टअप्स को आगे लाने का एक तरीका है कि किस तरह से हम डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हो गए या जो छोटे छोटे लोग इनोवेटर्स हो गए कि वो किस तरह से नेशनल डिफेंस एज वेल एज जो नेशनल सिक्योरिटी में अपना कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं। अब देखो हुआ क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था दूसरी कंट्रीज के ऊपर, राइट, स्पेशली फॉर डिफेंस के लिए कि डिफेंस के इक्विपमेंट इतने सारे हम रशिया से बनाते थे। अब इंडिया क्या चाह रहा है धीरे धीरे कि जो हमारी ना नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कुछ नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इस फील्ड में और स्टार्टअप्स आए एंड वो इंडिया की जो इंडिजीनियसली डेवलप डिफेंस में अपना कंट्रीब्यूशन ले पाएं। तो कहीं ना कहीं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज उसी में हमारी हेल्प कर रहा है एंड ये लॉन्च रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया एंड ये पर्टिकुलर आप इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इसको भी अकॉर्डिंगली देख सकते हो, राइट। तो ये इनके द्वारा ही मेजरली लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ जो नीति आयोग का है अटल इनोवेशन मिशन वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है एंड इसके अंदर चाहे स्टार्टअप्स की बात कर लो, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज इनकी बात कर लो, इनोवेटर्स की बात कर लो, ताकि वो डिफरेंट सोल्यूशंस लेके आ पाएं कि किस तरह से हम आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ की तरफ वर्क कर सकते हैं, राइट। एक स्पार्क के बारे में ना आप थोड़ा ध्यान दे लेना, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्पार्क इज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो क्या है स्पार्क? स्पार्क है सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट इन डिफेंस। तो ये एक स्कीम है जिसके बेसिस पे क्या किया जा रहा है कि सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि डिफेंस के अंदर जो भी कुछ स्टार्टअप्स हैं बट बिल्कुल बेसिक लेवल पे है ना, उनको फंडिंग देके हम उनको आगे वाले लेवल तक लेकर आए। तो ये चीज़ स्पार्क के अंडर कवर हो रही है एंड अकॉर्डिंगली जिनको देखो प्रोटोटाइप्स अच्छे निकलते हैं फिर अकॉर्डिंगली उनको क्या दिया जाएगा, उनको फंडिंग सपोर्ट देके उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी एंड साथ ही साथ हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और भी मॉडर्नाइज होती रहेगी, राइट। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है? अर्जुन MK-1A बैटल टैंक्स। अब देखो एक्चुअल में ना क्या है कि ये एक ना बैटल टैंक्स तो है ही है पर ये ना इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिया ने खुद इनको बनाने की कोशिश बनाया है बेसिकली, राइट। तो ये क्योंकि अब बैटल टैंक्स ये इंडिया की तरफ से खुद बने हैं तो इस वजह से इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें देखो वैसे तो और भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं पर अगेन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का फिर से इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब इसके अंदर देखो MK-1A का मीनिंग क्या है? देखो पहले ना ये होता था एक MK-1 करके हमने निकाला था अर्जुन MK-1, अब उसी के नए वेरिएंट्स आ चुके हैं MK-1A एज वेल एज MK-2, राइट। तो ये सारे नए वेरिएंट्स आ चुके हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमारे जो टैंक रिलेटेड कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये पर्टिकुलर जो टैंक्स है ना अर्जुन MK-1A, इसी का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया था कि हमें और नए व्हीकल्स चाहिए अर्जुन MK-1A जो कि इंडिजीनियस बैटल टैंक्स हैं, राइट। ये पर्टिकुलर कॉस्ट याद करने की जरूरत तो नहीं है, ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इनके साथ इन्होंने अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्लेस किया था एंड साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा, फायर पावर, मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी। एक्चुअल में है क्या कि आप इनको ना जो टैंक्स इस हिसाब से बनाए गए हैं कि दे आर एबल टू वर्क इन डिफरेंट कंडीशन, चाहे कि मतलब बहुत ही हिली टेरेन हो या फिर डेजर्ट हो, तो कहीं पर भी ये ऑपरेट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। एज वेल एज इनमें कुछ इस टाइप की कैपेबिलिटीज़ हैं कि चाहे दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, थोड़ा ठंड हो, गर्मी हो एंड अकॉर्डिंगली उस वाले वेदर्स के अंदर भी ये बैटल टैंक्स जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अकॉर्डिंगली हमने देख ही लिया कि ये DRDO के द्वारा मोस्टली प्रोड्यूस किए गए हैं, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर फायर पावर एंड ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वॉरफेयर की वो अर्जुन MK-1A बैटल टैंक्स के साथ इंडिजीनियसली एज वेल एज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इसके अंदर शो हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था पर्टिकुलर चैप्टर 10। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।